रिवीजन मोड है ये अभी। जैसे हमें चाहिए फिज़िकल क्वांटिटी ए का रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फिज़िकल क्वांटिटी बी। अब वो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, ए वाली फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी हो, फोर्स हो सकता है, ए वाली फिज़िकल क्वांटिटी जो है मास हो सकती है। तो ए वाली फिज़िकल क्वांटिटी का मुझे हालचाल चाहिए रिलेटिव टू बी। तो तरीका यहाँ पर ये होगा, जिसके रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू जो लिखा रहता है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए वाली फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू माइनस का वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि ट्रक जो मास में है, ट्रक मास की वैल्यू है 300 kg और जो स्कूटर है, स्कूटर मास है 120 kg। तो अब हमने आपसे लिखा कि हमको चाहिए ट्रक मास विद रेस्पेक्ट टू स्कूटर, विद रेस्पेक्ट टू स्कूटर। फिर कभी हमने बोला कि हमको चाहिए स्कूटर मास विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? स्कूटर के रेस्पेक्ट में। तो जो रेस्पेक्ट है उसको माइनस कर दो, यानी कि ट्रक के मास में, जो ट्रक का मास है उसमें से माइनस हो जाएगा किसका मास? स्कूटर मास। अब ट्रक का मास कितना है? 300 है। स्कूटर मास कितना है? 120 है। तो ये आ जाएगा कितना? 180। ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? ट्रक के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो ट्रक वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कूटर मास और माइनस में लिखेंगे ट्रक मास। स्कूटर वाला मास है यहाँ पे 120, माइनस का 300, तो ये आ गया माइनस का 180 kg। तो ये एक जनरल है। अब जैसे आपको ये समझना चाहिए कि अगर ए वाली फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और बी वाली भी स्केलर है, तो यहाँ पर भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। और अगर ए वाली वेक्टर है और बी वाली वेक्टर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? वेक्टर। तो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। जैसे सपोज कर लो कि हमने जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये जनरल था, लेकिन अब अगर हमारे पास में ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, ध्यान देना कि हमारे पास में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ए का रिलेटिव वैल्यू चाहिए, रिलेटिव वैल्यू चाहिए विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बी। तो केवल सोच में थोड़ा सा चेंज आएगा। किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? बी। तो बी क्या चलेगी? माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ए और माइनस का क्या लिखेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बी। अगर वेक्टर है तो वेक्टर में माइनस करेंगे। और आपको ये पता है कि वेक्टर का माइनस वैसा नहीं होता। जैसे अगर हम बोलें कि एक वेक्टर हमारे पास में 4 वैल्यू का है, दूसरा वेक्टर हमारे पास में 7 वैल्यू का है, तो उनका माइनस कैसे करोगे? तो सिंपल माइनस तो होता नहीं है भाई। वेक्टर के माइनस को निकालने के क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। जैसे 2 वेक्टर हैं, उनका माइनस करना है तो क्या निकल के आता है? √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो स्केलर वाली लोगों को जो माइनस करना है वो सिंपल तरीका है, और वेक्टर वालों को माइनस करने का तरीका क्या होगा? वेक्टर वाला होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं
इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। जैसे सपोज कर लो कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट। कार का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ईस्ट में। एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ। तो बस का एक्सेलरेशन नॉर्थ की तरफ है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम जानते हैं। तो हमने कहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बस, WRT का फुल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू कार, ये है। तो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। हमको एक्सेलरेशन ऑफ बस चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? कार के, विद रेस्पेक्ट टू कार। तो इज इक्वल टू होगा ए बस का और माइनस ए कार का। लेकिन गलत लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब यहां पर दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्शन में डालना है। तो दो तरीके हैं, या तो हम इनको IJK में लिख लें तो फिर सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, और नहीं तो हम इनको जो है देखें कि कार के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, तो 4 है जो कि ईस्ट में है, और बस के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 20 जो कि नॉर्थ में है। और ईस्ट और नॉर्थ आपस में कितना एंगल बनाते हैं? 90। तो एक तरीका यहाँ पर ये है, देखो मैं एक तरीका ये अंडर रूट वैल्यू में जा रहे हैं। तो AB माने बस, एक्सेलरेशन ऑफ बस, AC माने कार, माइनस का 2AB AC और cos 90। तो यहाँ से इस वाले काम से केवल आपको वैल्यू मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार आएगा उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। अंडर रूट बस का जो एक्सेलरेशन है दैट इज 20, कार का है दैट इज 4, और आगे तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 416 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब इसी काम को किसी ने कैसे किया? लिखा उसने एक्सेलरेशन ऑफ बस रिलेटिव टू कार, चाहे विद रिस्पेक्ट टू लिखो या रिलेटिव टू लिखो, बात एक ही है। तो पता था कि बस के एक्सेलरेशन में कार का एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा। अब IJK में बदल दिया जाए तो जो लोग ईस्ट में होते हैं उनकी वैल्यू के साथ क्या लगता है? I कैप। तो यहाँ पर जो कार का एक्सेलरेशन है वो लिख सकते हो 4I कैप। क्यों भाई आदित्य? ये बात पता होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू वेक्टर वाली वैल्यू ईस्ट की तरफ है तो वेक्टर बनाने के लिए उसमें I कैप लगा दो। आपको यहाँ पर ये बता दिया जाए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ईस्ट का I कैप है, वेस्ट का माइनस I कैप है, और ये J कैप है, और ये माइनस J कैप है। ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन, अब ये जो कार का जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर में लिखा हुआ है, और बस का जो एक्सेलरेशन है उसको भी वेक्टर बना लो, कितना आ जाएगा? 20 J कैप। अगर आपने वेक्टर को IJK में बना लिया है कोई टेंशन नहीं, जोड़ना हो तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए, माइनस करना तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे बस का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया है? 20 J कैप, और माइनस का कार का कितना आया है? 4I कैप। ये आपका वेक्टर वाला आंसर आ गया। अब अगर मॉड लेना है तो मॉड भी ले सकते हो आप। जैसे अगर किसी ने कहा नहीं मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो मॉड अंडर रूट I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना त्रिपाठी जी। और हमने ये भी सीखा था, ये तो पूरा रिवीजन मोड चल रहा है इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम्स,
और हमने ये भी सीखा था कि जैसे चूंकि अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटीज़ की बात करेंगे। और अगर वेलोसिटीज़ की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन उसी का क्या हिस्सा है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी ने इस तरीके से लिखा हुआ है लाइक दिस, ध्यान देना भाई, ये थोड़ी सी आदत आपकी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसने लिखा वेलोसिटी और यहाँ पे लिखा v और यहाँ लिखा b और यहाँ लिखा p। कभी कभी ऑब्लिक की जगह पे डैश लगा दिया जाता है तो वो आपकी मर्जी है। पहले b लिखा है बाद में p लिखा है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। पढ़ने का तरीका होगा वेलोसिटी ऑफ b, चाहे बोलो विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव, एक ही बात है, रिलेटिव टू p, ऐसे पढ़ा जाएगा। और इनको निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट में कौन आ रहा है, p, तो b की वेलोसिटी से p की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और अगर आप वैल्यू में जानना चाहते हैं तो अंडरवुड a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा लगाइए माइनस करके, अंडरवुड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर आप वेक्टर में जाना चाहते हैं तो अगर i j k में बदल सकते हैं तो बदल दो, और नहीं तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ईस्ट ना लिखा होता तो हम क्या बदल पाते, इसको नहीं बदल पाते। मान लो ये कहता है कि कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री में कौन होता है, ना आई होता है ना जे होता है, पता नहीं कौन होता है, निकालना पड़ता है वो। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। तो अब जो रिवीजन में जो अब लिखा गया है वो ही आपके लिए जो है बार बार आने वाली चीज़ है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे अभी अभी नया हमने सीखा और ज़रा उस नए के भी बात कर लें। जैसे ये लिखा जाए कि ये है ऐसे, ये वेलोसिटी थी और यहाँ लिखा था bp, और अब लिखा मैंने एक्सेलरेशन de, तो क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सेलरेशन ऑफ d, चाहे विद रिस्पेक्ट टू बोलो या फिर रिलेटिव टू बोलो, e निकालेंगे कैसे, ad माइनस e, ठीक है। और एक प्रॉब्लम कर ली थी पीछा करने वाली, पीछा करने वाली प्रॉब्लम। अगर हम इसमें रिलेटिविटी ना लगाएं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लंबा हो जाता है, और रिलेटिविटी लगा दें तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाता है। चेज करने वाली प्रॉब्लम क्या सीखा था हमने, कि जो चेज करता है उसे रिलेटिव में मत रखो। सारी बातें मैं लिख रहा हूं पिछली क्लास की, और एक बार रिवीजन हो रहा है सब लोगों का। जिसका पीछा हो रहा है उसे रिलेटिव बना दो, रिलेटिव बना दो। उसके बाद आफ्टर इट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एक अल्टरनेट तरीका भी हमने आपको बताया था रिलेटिव का। जो रिलेटिव का बेसिक है वो तो यही था जो मैं बता चुका हूं। अल्टरनेट है रिलेटिव का तरीका, अल्टरनेट तरीका फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अल्टरनेट तरीका क्या? एक तो तुम ये जानते हो कि इस वाली वेलोसिटी में उस वाली वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा जो तरीका है अल्टरनेट वाला वो क्या कहता है कि ये कहता है कि जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, उसे रेस्ट बना दो।
और उसकी वेलोसिटी छीन कर अदर को दे दो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये था अल्टरनेट तरीका। जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक कार है और ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, डायरेक्शन आपको दिख ही रही है। और ये हवा है, WIND विंड, और विंड की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं इसका दोबारा से कभी डायग्राम बनाऊं तो कुछ नज़ारा ऐसा है। कार की वेलोसिटी ये है और ये एंगल सपोज कर लेते हैं 70 डिग्री है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में कार की जो वेलोसिटी है वो ये है और हवा की जो वेलोसिटी है वो ये है। V माने वेलोसिटी, WIND विंड, और ये वाला जो एंगल है दैट इज 70 डिग्री। ठीक है ना। तो अब इन्होंने हमसे पूछा क्या, इन्होंने हमसे पूछा कि रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए किसकी, कार की। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू, चाहे रिलेटिव टू लिखो या फिर विद रिस्पेक्ट टू लिखो, विंड। इन्होंने हमसे ये पूछा, सॉल्व किया मैंने। यानी इन्होंने हमसे पूछा है V माने वेलोसिटी किसकी पूछी है, C फॉर कार की, किसके रेस्पेक्ट में, विंड के रेस्पेक्ट में। ठीक। अब ये निकालना है। तो देखो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम अपना बेसिक यूज़ करें, और बेसिक है V कार से माइनस करेंगे V विंड को, लेकिन वेक्टर का मामला है। अब आप देखो कि तुम्हारे सामने जो नज़ारा है, जो सिचुएशन है, आपको कार की वेलोसिटी वैल्यू दी जा रही है और हवा की वेलोसिटी की क्या दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है। और हवा का जो वेक्टर वेलोसिटी है और जो कार का वेक्टर वेलोसिटी है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 110 का बन रहा है। तो एक तो तरीका ये है, आप ऐसे निकाल सकते हो VCW। अब मॉड निकाल रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो, तो अंडर रूट VC स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर माइनस का 2 VC VW और cos 110। वैल्यू पुटअप कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये केवल वैल्यू मिलेगी। अब cos 110 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस वैल्यू को ले रहा हूँ। नहीं कोई पता हैगा तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में तो मिल ही जाएगी, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि हमें रिलेटिव में किसको रखना है, विंड को। तो हमने ये डायग्राम बनाया, ये V कार का है और ये V विंड का है। और एंगल कितना है, 110। तो कह रहा है कि जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, उसे रेस्ट बना दो। तो इक्वल टू का निशान लगाया। हमें किसके रिलेटिव चाहिए, विंड के रिलेटिव। तो विंड जो बह रही है उसको बहना बंद कर दिया कि अब आप रेस्ट में हो जाओ, यानी विंड अब नहीं चल रही है। और उसको छीन करके किसको दे दो, सामने वाले को। तो यानी कि V कार तो था ही पहले से, ये V कार था, हमने हवा की वेलोसिटी छीनी और किसको दे दी, कार को, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ऐसा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में विंड दे दिया। ये आ गया VWIND विंड। अब ये वाला 110 डिग्री है तो ये क्या होगा, 70 डिग्री। ठीक है ना।
अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका नाम होगा रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका नाम क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाएं तो इन दोनों का रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दिखाना पड़ेगा। ये तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा v, किसका? c फॉर कार का, रिलेटिव टू विंड। अब इस तरीके से जो आंसर आएगा, पिछली वाली क्लास में हमने देखा था, ऐसे जो आंसर आता है और जिस तरीके से आंसर आता है, दोनों कैसे होते हैं? सेम। तो यहां की बात को मैं पूरा कर दूं, क्या लिखा था कि जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसे रेस्ट बना दो और उसकी वेलोसिटी छीन कर अदर को दे दो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आफ्टर इट, ये काम करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब इस वाले एग्जाम्पल में इन दोनों के रिजल्टेंट को मैं क्या बोलूंगा? कार की वेलोसिटी रिलेटिव टू विंड। ठीक है, ये छीनने वाला है। एक केस डायग्राम बना के और करके दिखाते हैं आपको, छीनने वाला जो केस है। ध्यान देना भाई, गौर करें, एक इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, ध्यान देना। जैसे कहा गया कि बस इज गोइंग with acceleration 20 meter per second square and chase the पुलिस कार। उल्टा कर दिया, जनरली पुलिस पीछा करती है, हमने बस को पीछा करवाने में लगा दिया। एंड चेज द पुलिस कार विच इज मूविंग with constant speed 80 meter per second. Find time after which bus catch the police car. If initial distance between them is 100 मीटर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और हम इसको पहले बिना रिलेटिव के करते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमें रिलेटिव लगाना है? अगर किसी प्रॉब्लम में दो वेलोसिटीज एक साथ आ रही हैं या दो लोगों के मोशन एक साथ आ रहे हैं, तो आप 99.999% किसके बारे में सोचना? रिलेटिव के बारे में। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं बिना रिलेटिव के। बताओ कौन पीछा कर रहा है? आंसर है बस। किसका पीछा कर रही है? पुलिस का। तो ये P फॉर पुलिस कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड 80 से जा रही है, और ये B फॉर बस है जो कि एक्सेलरेशन 20 से जा रही है। जब ये पीछा करने वाली सिचुएशन शुरू हुई तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 100 मीटर थी। अब बस पीछे पीछे, पुलिस कार आगे आगे। मान लिया इस जगह पर कैच कर लिया, पकड़ लिया। P पॉइंट पर, P ना लेकर के इसको ले लेते हैं N। N पॉइंट पर बस ने पुलिस को पकड़ लिया और इस काम में T समय लगा। तो मैं बोल रहा हूं, लिखने की क्या जरूरत है कि N पॉइंट पर बस ने पुलिस कार को पकड़ लिया T समय में। तो उसी T समय में पुलिस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है Pn।
और कितने टाइम में, इन टाइम t। और उसी t समय में बस ने क्या किया है, बस ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है bn, और कितने समय में किया है, इन टाइम t। जरा इनको निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फंडा लगा दिया फॉर पुलिस के लिए। उसके बाद लगाएंगे फॉर बस के लिए, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पुलिस के लिए, S माने डिस्प्लेसमेंट पुलिस का Pn, अब U माने स्पीड पुलिस कार की कितनी है 80, T माने टाइम, पुलिस कार के पास एक्सेलरेशन नहीं है, देख सकते हो भाई क्वेश्चन में पुलिस कार किससे चल रही थी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। तो पुलिस कार के पास में एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पर Pn आ गया 8080t। बस के लिए लगाया, तो बस के लिए S माने डिस्प्लेसमेंट Bn, U माने इनिशियल वेलोसिटी बस की दी नहीं गई तो क्या लेंगे, 0, नहीं दिया गया तो 0 ले लेंगे। T माने टाइम, हाफ, A माने एक्सेलरेशन 20 और t स्क्वायर, यहां से Bn की वैल्यू कितनी आ गई 10t स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो Bn से Pn माइनस हो जाए तो Bp मिल जाएगा, Bn से Pn माइनस हो जाए तो क्या मिल जाएगा, Bp। Bn कितना है 80t, Pn कितना है 10t स्क्वायर, Bp कितना है 100। और यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, मैं बना देता हूँ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी 10t स्क्वायर, क्या हुआ, Bn कितना है 10t स्क्वायर, तो Bn है हमारा 10t स्क्वायर, Pn कितना है 80t इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ गया 10t स्क्वायर माइनस का 80t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और बात बन जाएगी। तो ये तुमने सारा काम किस में किया, बिना रिलेटिव के। अब इसी क्वेश्चन को रिलेटिव में करते हैं, रिलेटिव वाला फंडा लगाते हैं। तो रिलेटिव वाला जो फंडा लगाएंगे, और ये कैच करने वाली प्रॉब्लम है, एक्चुअली पीछा करने वाली प्रॉब्लम का मतलब क्या, कैच करना, मीट करना, मिल जाना, टकरा जाना। तो आप कैसे करेंगे जरा देखो, सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो चेज करता है उसे रिलेटिव में मत रखो, जिसका पीछा हो रहा उसको रिलेटिव बना दो। तो भाई ये देखो B फॉर बस है और P फॉर पुलिस है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस आगे होगी क्योंकि पुलिस का पीछा हो रहा है, और पुलिस के पास में कांस्टेंट स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, बस के पास में एक्सेलरेशन है, तो पीछा करने में तो यही डायरेक्शन होगी ना एक्सेलरेशन की। तो बस के पास में एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो किसका पीछा हो रहा है, जिसका पीछा हो रहा है उसको रिलेटिव बना दो, यानी पुलिस को क्या बना दो, रेस्ट। देखो अगले स्टेप पर ध्यान से, P फॉर पुलिस REST रेस्ट बना दिया, और इसकी वेलोसिटी छीन करके सामने वाले को दे दो। तो यहां पर है B फॉर बस, जिसके पास एक्सेलरेशन पहले से ही है, और ये 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसको दे दी, लेकिन नेगेटिव इन डायरेक्शन। तो ये आ गया 80, ये माइनस का 80 हो जाएगा वो, ये देखिए। तो आपने क्या किया जरा पढ़ के देख लेते हैं। जो चेज करता है उसे रिलेटिव में मत रखो, जिसका पीछा हो रहा है उसे रिलेटिव बना दो। और क्या अल्टरनेट तरीका है, जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी उसे रेस्ट बना दो। तो यानी कि अब मैं रिलेटिव में किसको बना रहा हूं, पुलिस को, तो पुलिस को रेस्ट बना दिया, और पुलिस की वेलोसिटी छीन करके हमने सामने वाले को दे दी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसके बाद जो है यहां पर आ जाएं, आफ्टर इट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के फंडे लगा दें जहां जो सेट होता है,
और फंडे को सॉल्व कर लें। तो अब पुलिस तो रेस्ट में चली गई है, तो यानी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए लगेगा? बस के लिए लगेगा। जो ये डिस्प्लेसमेंट रखना है इसको 100 का कवर करना है भाई। अगर बस को पुलिस को पकड़ना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलना चाहिए? 100। तो फंडा लगा दिया S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन हम रिलेटिव में जा रहे हैं, अब हम किस में जा रहे हैं? रिलेटिव में। और रिलेटिव में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन भी बहुत आसान होगा, इधर वाले प्लस उधर वाले माइनस, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस। तो यहाँ पे S माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना, तो प्लस का 100। U माने वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इसकी? -80 है। इसके पास अपनी तो कुछ है नहीं, -80 हो गए, तो माइनस का 80। और T माने टाइम, हाफ। A फॉर एक्सेलरेशन कितना है? T स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 100 माइनस का 80T प्लस का 10T स्क्वायर। तो ये आ गया 10T स्क्वायर माइनस का 80T माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखो जो ये है वही ये है, लेकिन ये किससे आया है? बिना रिलेटिव के कितनी लाइनें भरनी पड़ी, और ये किससे आया है? रिलेटिव के साथ। एक बार अगर आपने ये फंडा फॉलो कर लिया तो U कौन सा? रिलेटिव वाला। A फॉर एक्सेलरेशन कौन सा? रिलेटिव वाला। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता तो उसको भी छीन के दे देते, उसको रेस्ट बनाना है यार। तो जब सामने वाले को रेस्ट बनाना है तो उसके पास मोशन की जो चीज़ें छीन के किसको देनी पड़ेंगी? सामने दूसरे वाले को देनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? और आगे देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन है आपका। ये सब अभी तक हमारा पिछला ही क्लास चल रहा है, रिवीजन मोड में। जरूरी है, ये मत समझना कि त्रिपाठी जी की वजह से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो बेसिक्स हैं, जितने बार हमारे थ्रू आपके पास पहुंचे वही बेस्ट है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है तो उसका रास्ता कैसा होगा? देखो आपको पता है ना कि प्रोजेक्टाइल किस रास्ते पर चलता है? पैराबोला। लेकिन तुमने तो जमीन से बैठ के देखा था ना, तो जो ये प्रोजेक्टाइल का रास्ता पैराबोला होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई तुमने किक मार दी बॉल पे, बॉल चल रही, तुम तो जमीन पर खड़े हो ना, तो जो पैराबोला वाला आंसर है वो किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व another projectile then path of motion is के आगे खाली जगह समझ लेते हैं, बाद में भरते हैं इसको। तो एक प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं ये है, इस प्रोजेक्टाइल का नाम है प्रोजेक्टाइल कैपिटल A, यूए से चला है और थीटा एंगल पर है, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन नीचे काम करता है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल ये है, चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो जैसे आपका मन। चलो एक प्रोजेक्टाइल ये है, इस वाले प्रोजेक्टाइल का नाम B है और ये UB से फेंका गया है, अल्फा डिग्री पर फेंका गया, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन इस पे भी नीचे की तरफ है। अब तुम देखो और तुम बताओ कि हम किसको किस में कर दें। ए का बी के रिस्पेक्ट में हालचाल ले लें। तो मैंने ए का हालचाल लिया, ए का हालचाल रिलेटिव टू बी। तो मुझे किसको छीनना पड़ेगा? बी वालों को छीनना पड़ेगा और बी वालों को क्या बना देना? रेस्ट। तो मैं अगला डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना। ये ए है और ये बी है। बी तुमको रेस्ट में जाना पड़ेगा। बी ने कहा ठीक है पहुंचा दो रेस्ट में, रिलेटिव का मतलब यही है। अब ए के पास जो पहले से ही है वो दिखा देते हैं भाई। ए के पास में यूए पहले से ही है और ए के पास जी फॉर ग्रेविटी पहले से ही है। ठीक है,
ये सब ए के पास था, ये जी ए के पास था, तो छीनो इससे बी से, तो बी की वेलोसिटी छीनी, मार्कर की हेल्प लेते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये छीनी और ये छीन करके मुझे किसको देनी है, ए को देनी है, लेकिन डायरेक्शन में कैसी, अपोजिट। तो जब बी की वेलोसिटी मैं छीनूंगा तो ये आ गया यू बी, ए से छीन के दे दिया। देखो ना, ये वेक्टर ये था, यू बी वेक्टर ये था, इसको छीनना है, बी को देना है, लेकिन डायरेक्शन में कैसा करना है, अपोजिट। डॉट डॉट दिखा देते हैं कि एक्चुअल में जो यू बी था वो ऐसा था, कितने डिग्री पर था, अल्फा डिग्री पर, लेकिन मुझे तो अपोजिट में ट्रांसफर कराना है, तो ये भी अल्फा हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए के पास दो दो वेलोसिटी आ गई, अपनी वाली और बी वाली। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा भैया जी, वही पैरेललोग्राम लगा करके बनाता हूं मैं ये। तो ये पैरेललोग्राम बनाया मैंने और ये रहा, इस वाले तीर को मैंने जानबूझ करके बड़ा कर दिया है क्योंकि इस वाले तीर का नाम है यू ए बी। इस वाले तीर का नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अब इसका एक्सेलरेशन भी छीनो, रेस्ट में तभी तो जा पाएगा ये, ट्रांसफर कर दो इसको, ये आ गया जीबी। अब जीए और जीबी का टोटल तो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन का जो मामला है वो तो जीरो हो गया। यानी क्या सीखने को आया कि बी ने जब ए को देखा तो कैसा देखेगा, बी ऐसा देखेगा कि ये ए वाला इस रास्ते पर जा रहा है और ये रास्ता कैसा है, सीधा है। भाई जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी उसी में तो वो जाएगा ना, ये रास्ता कैसा है, सीधा है, और एक्सेलरेशन क्या नहीं है। तो आंसर क्या आया, जब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता है तो उसको ये लगता है कि वो सीधे रास्ते पर जा रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सीधे रास्ते पर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व अनदर प्रोजेक्टाइल देन द पाथ ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक डायग्राम और बना देते हैं आपके लिए। ये छीनने वाला प्रोसेस है और छीन करके कुछ चीजें रिलेटिव में बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल ये है और एक प्रोजेक्टाइल ये है। इस वाले प्रोजेक्टाइल के पास u1 है थीटा पर, इस वाले प्रोजेक्टाइल का u2 है बीटा पर, और इसका नाम है ए प्रोजेक्टाइल, इसका नाम है बी प्रोजेक्टाइल। तो हमने कहा कि भाई अब हम बी का हाल चाल लेंगे रिलेटिव टू ए। ठीक, ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन अंडरस्टूड है, तो दिखा देते हैं। ए से छीनो और जरा बी को दे दो, ट्रांसफर कर दो। जब हम ए से इसका सब कुछ मोशन पैरामीटर छीन लेंगे और इसको दे देंगे तो यू थीटा पर है और ये बीटा पर है। तो ये कुछ ऐसे देखो भाई, ये रहा u1, ये डॉटेड। जो u1 मैंने छीना है वो हॉरिजॉन्टल से कितने पर था, थीटा, लेकिन मैंने ट्रांसफर किस में किया है, उल्टा। इसको छीना है, उल्टा किया है और बी को दे दिया। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और ग्रेविटी छीन के जब दोगे तो ये जीरो पहुंचा देगा।
अब देखो ये U2 है, ये U1 है, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो दोनों वेक्टर की टेल और टेल अगर मिली हैं तो पैरेललोग्राम बनाइए। तो ये पैरेललोग्राम बनाया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, इसका नाम होगा U, B का हालचाल रिलेटिव टू A। तो अब इस A वाले को ऐसा लगेगा कि ये इस रास्ते पर चलता चला जा रहा है, और ये रास्ता कैसा है? सीधा। ठीक है, क्लियर ये बात? आप ये स्टेटमेंट लिख लें, एक्सप्लेनेशन समझने वाला है। हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब हमें एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं जिसमें वो कैच कर रहा है, पकड़ रहा है। ठीक है, टू शिप्स SHIPS, टू शिप्स कैपिटल A एंड कैपिटल B, टू शिप्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 10 किलोमीटर अपार्ट। टू शिप्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 10 किलोमीटर अपार्ट on a line running south to north, on a line running south to north, full stop. Ship capital A, ship capital A farther, FARTHER, farther north is streaming, farther north is streaming, STREAMING, is streaming west, farther north is streaming west at 20 किलोमीटर पर आवर, एट 20 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है चलना। जब पानी में कोई चीज़ चलती है तो उसको बोला जाएगा स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग का मतलब है चलना। फिर से मैं बोल देता हूँ, फुल स्टॉप से जो बाद में बोला था, फुल स्टॉप के बाद शिप कैपिटल A फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर and ship capital B is streaming north at 20 किलोमीटर पर आवर, north at 20 किलोमीटर पर आवर, full stop. What is their distance of closest approach? What is their distance of closest approach? What is their THEIR, their distance of closest approach? Closest approach. And how long do they take to reach it? And how long do they take to reach it? क्वेश्चन पूरा हो गया। एक बार मौका है आप इसको समझें और समझ करके इसका एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाएं। गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। दो वेलोसिटीज अगर किसी क्वेश्चन में हैं तो 99.999% रिलेटिव सोचो, चीज़ें आसान होती हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बात बताई गई है ये रहा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। क्वेश्चन की पहली लाइन बोलती है दो जहाज हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ।
चेक द रिजल्ट। देखो ये साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ में दो जहाज हैं, ये देखिए साउथ टू नॉर्थ में दो जहाज हैं। ये पहला जहाज, जहाज नंबर 1 SHIP शिप, अभी मुझे नहीं पता ये ए है कि बी है, और ये जहाज शिप नंबर 2। जो रनिंग लाइन है, वो रनिंग लाइन का मतलब है तुमको साउथ से चलना है, तो साउथ से नॉर्थ में दो जहाज हैं, एक शिप है एक शिप है। कौन ए है कौन बी है बाद में देखेंगे। क्वेश्चन ने बताया इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, फिर आगे बताया इन्होंने शिप ए फार्दर नॉर्थ, यानी कि शिप ए क्या है, नॉर्थ फार्दर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें पता चल गया कि ये कौन है, शिप ए, और ये कौन है, शिप बी। अरे बोलो भाई, अब हमने लिखा कि ए ये है बी है। उसके बाद में कहा गया शिप ए फार्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट। लीजिए, शिप ए फार्दर नॉर्थ है, स्ट्रीमिंग मतलब चलता है वेस्ट की तरफ। और कितनी स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हो कि हम इसको वेस्ट में चला रहे हैं। ओके, और आगे बोलते हैं कि शिप बी स्ट्रीमिंग नॉर्थ। तो शिप बी किधर चलता है, नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, और इनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ आप ये बताइए कि वो टाइम क्या होगा। जल्दी से मुझे ये बताओ, इस समय पीछा कौन कर रहा है, कौन पीछा कर रहा है, जो पीछा कर रहा है उसका नाम बी है। किसका पीछा हो रहा है, ए का। तो क्या बताया गया था, जिसका पीछा होता है उससे छीन लो। तो मैंने ए से छीन लिया, मैं बगल में एक डायग्राम बना रहा हूं, गौर करना भाई, ध्यान देना। ये बी है, नाउ वी बी, और ये ए है, दिस इज वन वी ए। तुमने ये बताया कि सर बी पीछा कर रहा है, तो जिसका पीछा होता है उसको रिलेटिव डाल देते हैं ना। तो मैं किसको रिलेटिव डालने वाला हूं, ए को। ए से छीना, ए से वेलोसिटी छीनी और बी को दे दी। तो लीजिए ए REST रेस्ट, इससे छीन करके इसको वेलोसिटी दे दी। बोलो, इससे छीन करके इसको वेलोसिटी दे दी। तो ये आ गया अपोजिट में VA, ये क्या है, VB। अब जब हमने ये वेलोसिटी छीन के इसको दे दी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई, ये। इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा, V माने वेलोसिटी किसकी, B की, और रेस्पेक्ट टू A। बोलो पक्का। अब देखिए ये चलता जा रहा है ऐसे, अब ये रेस्ट में पड़ा है। तो क्लोजर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डाल दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई आप देखो ना, इस पॉइंट को फिर से देखो, यहाँ पे मैं दोबारा बनाता हूं इसको, उधर थोड़ा स्पेस कम हो गया। ये तुम्हारा है बी, इसके पास VB था पहले से ही, तुमने ए का छीना, इसको दे दिया, VA दे दिया, तो ए वाला कहां पहुंच गया, रेस्ट में। अब जो बी, जब ए जब देखेगा बी को, तो जब ए बी को देखेगा तो बी वाला शिप किधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा। बोलो, इस वेलोसिटी का नाम क्या है, बी का रेस्पेक्ट टू ए। तो ये शिप जा रहा है 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 जा रहा है, बेचारा ए रेस्ट में पड़ा हुआ है। तो कहेगा कि मेरी और उसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से उस पर क्या डालो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। भाई किसी लाइन की, ये एक लाइन में ही तो चल रहा है, तो किसी लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्लोजर डिस्टेंस होती है ना, मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं इस जगह का नाम M है, तो यानी A के रेस्पेक्ट में शिप B जब M पर पहुंचा तो AM उनके बीच का क्या होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लियर ये बात। अच्छा, ये VA की वैल्यू कितनी है, 20 है km पर आवर,
VB की वैल्यू कितनी है 20 है km/h। तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, जब आप कितना आएगा 10√8 देख लेता हूं मैं देखो इसको लिखता हूं बच्चों VBA। तो जब मैं VBA को प्रॉपरली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा VB माइनस VA। अगर आप वैल्यू में जाना चाहते हैं तो मॉड ले लीजिए, तो मैं मॉड पे चल रहा हूं भाई, √VB² प्लस का VA² माइनस का 2VBVA और आगे cos 90, क्योंकि दोनों वेलोसिटी शुरू में अगर आप देखो तो ये VB है, VB वाली वेलोसिटी ये है और VA वाली वेलोसिटी ये है। दोनों वेलोसिटीज आपस में कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। क्लियर है ना सबको ये। तो यहाँ पे आ गया √400 और ये 400, ये तो 0 हो गया। ये आ गया 800 में से 10 बाहर आ जाएगा, रह जाएगा 8 और 8 4 2 8, तो यानी 20√2 आएगा मीटर पर सेकेंड। VBA की वैल्यू 20√2 आ गई। अब इसका मतलब A ने कहा कि सिर्फ B तुम 20√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा 45। बराबर बराबर मामला है। चलो अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, सपोज कर लेते हैं। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इस पर ध्यान दो केवल, तो tan अल्फा, सामने वाली ये लेंथ किसके इक्वल है, VA के, अपॉन में बेस में क्या आ गया VB, तो 20/20 आ गया 1, तो tan अल्फा अगर 1 आ गया tan 45 हो गया, तो ये अल्फा 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया अल्फा, जिसको मैंने माना था। अब मुझे दो काम करने आगे, AM निकालना है और टाइम निकालना है कि जब क्लोजर डिस्टेंस बनी है तो वो समय कितना है। जितना बोर्ड पे काम किया गया उतने से आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, बिल्कुल वही चल रहा है। चेज पीछा करने वाला एक ये भी तो केस है ना। अब पीछा करने वाला केस है तो जो मैंने सिखाया है उसको मैंने फॉलो किया है। तुम्ही ने ये बताया कि पीछा कर सकता है कौन, B, तो A का पीछा हो रहा है तो A से छीना दे दिया। अब A रेस्ट में खड़े खड़े जो नज़ारा देखेगा उसको देखते चलो, तो A कहेगा कि भाई सिर्फ भी इधर जा रहा है, 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 तो मेरी उससे क्लोजर डिस्टेंस निकाल लो। तो मैं तो रेस्ट में हूं और सामने का रास्ता दिख रहा है, तो मैं क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं क्लोजर डिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या है, AM है, और सिप को B से M तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय चाहिए। तो मुझे B से M तक का समय चाहिए और AM चाहिए। सॉल्व करिए यहां तक, तो सॉल्व कर, इतना कर लिया तुमने। चलो फिर AM निकालो भाई। देखो AB कितना था क्वेश्चन में, AB कितना था 10 किलोमीटर। अरे भूल गए क्या, AB 10 किलोमीटर था और ये 90 डिग्री है। AM निकालने के लिए क्या लगाओगे, साइन अल्फा लगा दें। इस वाले एंगल को हमने अल्फा माना था जो कि 45 डिग्री आया था। साइन अल्फा लगाओगे, साइन अल्फा बराबर होगा सामने वाला AM अपॉन में AB, तो AM बराबर हो जाएगा AB साइन अल्फा। AM इज ए मिनिमम डिस्टेंस, AB माने 10, अल्फा माने 1/√2। अरे यार क्यों मैं इतना जल्दबाजी कर रहा हूँ। 10 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 5√2, क्योंकि √2 को नीचे होना नहीं चाहिए, ये मेजरमेंट के रूल्स हैं। तो √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड, तो 10√2/2 5√2 आ गया। तो एक आंसर तो ये मिनिमम डिस्टेंस वाला आ गया, क्लोजर डिस्टेंस वाला आ गया। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लगा है, समय चाहिए। इस डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लगा। आप क्वेश्चन की लाइन देखो ना, क्या पूछता है, व्हाट इज दियर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे
टू टेक इट रीच। अब इस काम में समय कितना लगा है वो समय चाहिए। समय बराबर बी वाला एम तक कितने समय में पहुंचा है, तो डिस्टेंस क्या निकले bm। अरे यार समय निकालना है भाई। समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गौर करो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है bm। अरे सिप बी चल रहा है ना, ए तो रेस्ट में पड़ा है, तो सिप बी ने कितनी डिस्टेंस चली है, तब bm चली है। bm निकालोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा क्या। bm डिस्टेंस निकालोगे कितनी है, स्पीड कितनी है, स्पीड है vba, bm कितना आएगा। फिर से लगा दो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस अल्फा लगा दो। अरे भैया लगाएं या हो जाएगा, कितना आएगा 5√2 ही आएगा bm। निकाल के दिखाएं। ट्राइंगल देखो abm, ट्राइंगल है abm, कॉस अल्फा लगा दिया, कॉस अल्फा बराबर हो गया bm अपॉन ab। तो bm बराबर आ गया ab कॉस अल्फा। ab कितना है 10, कॉस अल्फा कितना है 45, तो ये भी देखो 5√2 आया, तो ये आया 5√2। और vba कितना आया है 20√2, कितना आ गया 1/4 घंटे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर चल रहा था सब ना, आ गया। है मजेदार क्वेश्चन। जहां पर किसी प्रॉब्लम में दो वेलोसिटीज हैं, थिंक अबाउट द रिलेटिव। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि कार वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव नहीं दिया गया। अगर किसी वेलोसिटी का, अगर किसी मोशन पैरामीटर का रिलेटिव नहीं दिया गया है तो वो ग्राउंड होता है। जैसे कि इस कार की वेलोसिटी जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, किसके रेस्पेक्ट में है, तो समझ लेना चाहिए ग्राउंड के। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटीज होती हैं, जो एक्सेलरेशंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। ठीक, तो अगली जो प्रॉब्लम है हम उसमें जाने वाले हैं और उसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम में आप जैसा देख रहे हो नदी होगी और नाव होगी। अब हम मान लो आपको रिवर बोट प्रॉब्लम करा रहे हैं और एग्जाम में आ गया रिवर स्विमर प्रॉब्लम, तो एक ही तो है ना यार। जैसे नदी में नाव चलती है वैसे ही नदी में तैराक जो है तैरेगा। तो चाहे रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो और चाहे रिवर बोट प्रॉब्लम हो, दोनों एक ही हैं। जहाँ पर बोट है वहाँ पे कौन आ जाएगा, स्विमर। तो यहाँ पर एक नदी बना लेते हैं जो कि फ्लो कर रही है, फ्लो ऑफ रिवर। और ये रही नदी की चौड़ाई W। W यहाँ पर है विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई है। और ये नदी के बहाव की डायरेक्शन है, तो फ्लो ऑफ रिवर है VR। तो यहाँ पर VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो तुमने कहा सर आपने रिलेटिव नहीं बताया, तो रिलेटिव क्या है, ग्राउंड। जब किसी का रिलेटिव ग्राउंड होता है तो उसको बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर किसी का रिलेटिव ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नदी का जो बहाव है वो VR है, रिवर वेलोसिटी है। ये एक किनारा है जिसका नाम चलो लिख देते हैं M। इसके अपोजिट ये दूसरा किनारा है, ये N है। तो जब भी कोई भी XYZ नदी को पार करना चाहता है तो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है, M से N जाना चाहता है। ये यहाँ पर एक बोट है जो कि नदी को पार करना चाहती है। ये बोट है जो नदी को पार करना चाहती है।
तो अब हमारे पास में हो गया वीबी। वीबी माने क्या है? बोट वेलोसिटी। मैंने कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या है? बोट वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि जो नाव है वो चलेगी किसमें? नदी में चलेगी। यानी नाव का हालचाल किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? नदी के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। तुमने जो बात बोली है उसी को मैं करने वाला हूं। नाव का वेलोसिटी रिलेटिव टू नदी, यानी कि VBR। VBR को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट या बोट वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। ठीक है, नाव तो नदी में ही चलेगी, ये बात पक्का है। लेकिन हम जो कुछ भी कहेंगे, हम जो कुछ भी देखेंगे, वो कहां से देखेंगे? जमीन से। भैया हम ऑब्जर्वर हैं, हम यहां पर खड़े हैं और हम ये सारा का सारा सीन जो है आपको बताएंगे कि नाव ने नदी को पार किया तो पार करने के बाद कहां पहुंची, नाव ने नदी को पार किया तो कितना समय लगा, नाव ने नदी को पार किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर ग्राउंड से बैठ करके बताएंगे। तो अब VBR निकाला जाए, जरा सा VBR कैसे निकलेगा? VB माइनस VR। सही है। हमें क्या चाहिए? हमको तो VB चाहिए, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? ग्राउंड पर, और हम जमीन पर बैठ करके बोट का हालचाल लेने वाले हैं। तो मुझे क्या चाहिए? बोट की वेलोसिटी चाहिए रिलेटिव टू ग्राउंड। ये क्या है? बोट की वेलोसिटी नथिंग से रिलेटिव टू ग्राउंड। ये क्या है? रिवर रिलेटिव टू ग्राउंड। तो हमको तो बोट की वेलोसिटी चाहिए, तो हमने निकाला VB। VB बराबर आ गया VBR और प्लस VR। ठीक है, अब जरा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं जहां पे तुमको VBR दिखाता हूं। ठीक है, इतना काम करो, कहीं कुछ मिसिंग ना हो। रिपीट करूं सारी बात फिर से, आप देख लो कि रियलिटी ये है कि नाव तो नदी पर चलेगी, तो नाव तो कहेगी, बोट ये कहेगी हम तो सब कुछ रिलेटिव टू रिवर हैं और रिवर तो चलनी है। लेकिन हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ग्राउंड से। तो यहाँ पर मुझे बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड चाहिए। ये रिजल्ट आ चुका है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अब। बोट तो ये चाहती थी कि वो ऐसे जाए, नाव तो ऐसे जाना चाहती है VB, नदी ऐसे बह रही है VR, और ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। रिलेटिव में कौन गया? रिवर। तो जब रिलेटिव में रिवर गया तो अब आप देखिए, बोट चाहती तो ये है कि वो ऐसे जाए, लेकिन जैसे ही ये बोट इस नदी में आएगी, नदी का बहाव ऐसा है VR। ठीक है, नदी का बहाव कैसा है? ये है। अब अगर बोट यहां से यहां जाना, देखो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि बोट को दो दो वेलोसिटीज मिल जाएंगी, एक तो अपनी खुद की है, दूसरी क्या? रिवर की है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट।
यानी कि रिवर के फ्लो की वजह से ये बोट जो है ऐसे चल शुरू कर देगी, तो यानी वो यहां से यहां तो पहुंच नहीं पाएगी। और जब वो यहां से यहां पहुंच नहीं पाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा कि वो सीधे M से N तक पहुंचे। सिचुएशन को आप समझ लें, आप जरा सिचुएशन को समझें भाई। ये वो उस पर आएंगे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि अभी तो वो ये नहीं पहुंचेगी। सपोज कर लेते हैं कि वो यहां से यहां पहुंच गई, इस जगह का नाम है J। जाना था उसको M से N, जाना उसको कहां से था M से N, और पहुंच कहां गई M से J। तो अपनी जिस जगह पे पहुंचना था उस जगह से थोड़ा इधर पहुंच जाना, ये कहलाती है ड्रिफ्टिंग। ये क्या कहलाएगी? ड्रिफ्टिंग। और इस ड्रिफ्टिंग को हम कैपिटल D से लिखेंगे। यानी आपने ये जाना, नदी के बहाव की वजह से, फ्लो ऑफ रिवर की वजह से उसमें क्या आएगा? ड्रिफ्टिंग आएगा। अब जब ये ड्रिफ्टिंग आएगा तो हमें बात करनी होगी कितनी ड्रिफ्टिंग आएगी, और हमारा इरादा क्या रहेगा? ड्रिफ्टिंग ना हो। यानी हम ड्रिफ्टिंग को क्या करना चाहेंगे? ज़ीरो करना चाहेंगे। कभी कभी हम ड्रिफ्टिंग को जीरो कर भी सकते हैं और कभी कभी ड्रिफ्टिंग को जीरो नहीं कर सकते हैं। उन कंडीशंस पर बात करेंगे कब ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी। अगर ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी तो हम फिर M से N पहुंच जाएंगे। अगर ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं हो पाएगी हम कभी भी M से N तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कम से कम तो कर ही सकते हैं ना। और इन सारे केसेस में जो समय है उसकी बात करेंगे। यानी अभी जो एक्चुअल पिक्चर है, कोई भी हम एफर्ट्स ना करें, चुपचाप जो हो रहा है वो होने दें, तो उस हिसाब से हमारी जो बोट है वो M से कहाँ पहुँचने वाली? J से। ये वाला डायग्राम बना लो ड्रिफ्टिंग के साथ वाला। बाकी सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, केवल डायग्राम बनाना है आपको। मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है ये यहां से थीटा एंगल बनाती है। फ्लो ऑफ रिवर से कितना एंगल? थीटा एंगल। थीटा दिखाओ। अब जब आपने ये थीटा दिखा दिया, ध्यान देना, फिर ये M है, ये VR है, रिवर का फ्लो, ये N है, ये VB है, और ये हो गया VBR। भाई ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या है? बोट का हालचाल रिवर की वजह से, रिलेटिव टू रिवर ही तो है। ठीक है। अब जो मैंने थीटा दिखाया है उसको मैं दिखाता हूं। ये थीटा हो गया। तो ध्यान से, जहां पे मुझे गलती तुम्हें लगे कि हो रही है तो बताना। इस लाइन को दोबारा लिखा, VB इज इक्वल टू VBR प्लस VR। तो मैं लिख सकता हूं, भाई जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देखें। अगर कोई वेक्टर A है और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती है A cos थीटा, और y एक्सिस वाले कंपोनेंट की वैल्यू होती है A sin थीटा। तो लिखा जा सकता है कि वेक्टर A बराबर A cos थीटा i कैप और प्लस A sin थीटा j कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। वही मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। VBR वेक्टर को लिख सकता हूँ VBR cos थीटा i कैप प्लस VBR sin थीटा j कैप। सही है। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी वेक्टर ने, फिर एक बार देखो, अगर कोई वेक्टर है आपका P
उसने हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल बनाया, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, पी कॉस अल्फा, और ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन अल्फा। तो वेक्टर पी बराबर होगा पी कॉस अल्फा, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है आई कैप, और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट उस पर क्या लगा देते हैं, जे कैप। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने इसको लिखा, ठीक है। अब रिवर वेलोसिटी देखो, रिवर वेलोसिटी किस तरफ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यार जो रिवर वेलोसिटी है उसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लेते हैं वैल्यू वी आर है, साथ में क्या लगा दिया, आई कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, रिवर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म। वी आर ऊपर वेक्टर लगा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिवर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म। इसको क्या पढ़ेंगे अकेले वी आर को, रिवर वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है कि वैल्यू में आई कैप लगा दो तो क्या बन जाता है, वेक्टर। तो ये चीज यहां पर रखी जा रही है, तो ये आएगा वी बी, और वी बी आर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप वी बी इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर आई कैप। जल्दी पूछो यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। आदित्य, वेक्टर की ये छोटी सी बात, उसके बाद आगे का हालचाल। आई वाले एक साथ कर लो, वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर आई कैप प्लस वी बी आर साइन थीटा जे कैप। ये आ गया। फिर एक बार रिपीट कर दूं, हालचाल कौन ले रहा है, जमीन पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर। तो जमीन पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए ये वी बी आ गया ना, तो मैं यहां लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए कि ये वी बी बोट वेलोसिटी है, बोट वेलोसिटी है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर ने निकाली है। अब ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने बोट की वेलोसिटी पता कर ली है। अब ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर डिस्टेंस पता कर ले तो समय निकल आएगा। ग्राउंड में बैठा हुआ ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट का पता कर ले तो समय निकल जाएगा। तो क्योंकि वेलोसिटी अब आ चुकी है, इसके आगे जो है सब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से पूछेंगे। एक चीज आप यहां पर देखिए, ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने जो ये वेलोसिटी निकाली है, उस वेलोसिटी में आई कैप के साथ भी कुछ लिखा है और जे कैप के साथ भी कुछ लिखा है। तो आई कैप के साथ जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो जे कैप के साथ लिखा जाता है उसको कहते हैं कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। यानी कि बोट की वेलोसिटी के पास दो दो कंपोनेंट हैं। ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर कहेगा, ऑब्जर्वर कह रहा है कि जो मैंने बोट की वेलोसिटी निकाली है उसमें कुछ वैल्यू आई कैप के साथ है और कुछ वैल्यू जे कैप के साथ है। इसका मतलब ये हो गया कि बोट के पास दो दो वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी है अलोंग द एक्स एक्सिस और एक वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस। आप जरा सा प्रोजेक्टाइल में पहुंचिए, जब दो दो वेलोसिटीज होती थी तो डिस्प्लेसमेंट होता था अलोंग द एक्स एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट होता था अलोंग द वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि बोट के पास दो दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये जो ड्रिफ्टिंग आई थी, ये ड्रिफ्टिंग वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो ये रिवर को पार करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, नोट करिए।